दर्शकों, आज का दौर ऑनलाइन का दौर है, जहां हमारी बातें, यादें, डॉक्यूमेंट्स सब यहां पर इंटरनेट की दुनिया में और हमारे फ़ोन में सेफ रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ये जो सारी की सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, ये कई कबार जो है हमारे लीगल केसेस में एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम स्पेशली बात करें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, यानी कि वैवाहिक विवादों की। बिल्कुल, तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान एडवोकेट मुकुल सिन्हा जी। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल एविडेंस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। तो सबसे पहले तो हमें सरल भाषा में यही बताइए कि डिजिटल एविडेंसेस होते क्या हैं और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप डिजिटल एविडेंस को समझें कि वो सरल भाषा में कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से प्राप्त होती है, जैसे कि आप व्हाट्सएप चैट, मोबाइल फ़ोटोग्राफ्स, सीसीटीवी फुटेज, जैसे फास्ट ट्रैक की रिपोर्ट्स, ऐप की इंफॉर्मेशन, ये सारी हमारी डिजिटल एविडेंस में आते हैं। पर डिजिटल एविडेंस क्या होता है, पहले ये समझिए कि डिजिटल एविडेंस जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है ऑरल एविडेंस और एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो ऑरल एविडेंस होता है उसमें आपको मेनली जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया या जो आपकी ओपिनियन हुई, ये आपके ऑरल एविडेंस में है, जो डायरेक्ट आप रिसीव करते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो दो होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो एविडेंस वो होता है जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ रिसीव, जो आपको जो ओरिजिनल है वो आपने रिसीव किया। बट अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में लिया गया है। अच्छा। तो ये जो अभी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इसमें ये बदलाव आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कोई आपको वीडियो है, अगर आपने वो क्रिएट किया और वहीं स्टोर किया और सिक्वेंशली वही किसी फाइल को वो अपलोड हुआ, तो वो आपका प्राइमरी एविडेंस में हो जाता है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कोर्ट को ये पता है कि आपके पास जो एविडेंस हैं वो ज़्यादातर डिजिटल एविडेंस ही आपके पास होंगे, क्योंकि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होता है वो फोर कॉर्नर ऑफ मैट्रिमोनियल होम्स में ही होता है, तो और तरह के किसी तरह से एविडेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी जो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बड़ी भूमिकाएं हैं और ये आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के और प्राइमरी एविडेंस के श्रेणी में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जी, तो अगर हम आजकल बात करें तो व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, फोटोज़, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड हमारे सामने आते हैं, तो कोर्ट इन सबूतों को किस नज़रिए से देखता है? कोर्ट को ये इसका जो 3-fold टेस्ट है, पहला इसमें है कि ये रेलिवेंट हो, ठीक है, दूसरा इसकी ऑथेंटिसिटी, जो भी आप सबमिट कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी हो, और तीसरा इसकी रिलायबिलिटी हो थ्रू सर्टिफिकेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 62 और धारा 63(4) जो इसकी एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बताता है। तो उसकी सर्टिफिकेशन आप दो प्रकार से होते हैं, एक पार्टी सर्टिफिकेट और एक होता है एक्सपर्ट सर्टिफिकेट। अगर आप पार्टी सर्टिफिकेट और एक्सपर्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो इसको ये रिलायबल मानते हैं। ओके। तो सर, ये जो हर डिजिटल एविडेंस की अगर हम बात करें तो क्या ये वैलिड एविडेंस माना जाता है, या फिर कोर्ट में जब हम इसे प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए हमें कोई लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं? बिल्कुल, कोर्ट किसी भी एविडेंस को मानने के लिए उसकी रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी को चेक करता है। अच्छा। तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी को चेक करने के लिए उनके पास एक कानूनी प्रावधान है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 63(4) का, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन इशू करना है और उस हिसाब से आपको वो प्रूफ माना जाएगा। ओके। तो ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो उनकी प्रामाणिकता साबित करने में इंडियन एविडेंस एक्ट और इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन एविडेंसेस रूल्स होते हैं उनकी क्या भूमिका है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये जो भी अगर हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के श्रेणी में आता है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी थ्रू सर्टिफिकेशन ही है। तो जिसमें आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ता है कि ये आपने कहाँ से ऑब्टेन किया, किस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्टेन किया,
किस समय ऑब्टेन किया और आप इसका यूज़र कौन था, तो उस तरह से प्रमाणित किया जाता है। एक परफॉर्मा शेड्यूल्ड परफॉर्मा है पार्ट ए, और पार्ट बी में और विथ हैश वैल्यू कि आप उसकी हैश वैल्यू क्या थी। तो उसी तरह से विथ हैश वैल्यू आपको एक्सपर्ट के हैश सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि एक्सपर्ट ये बताए कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ कि इसने ये जो सेम कंप्यूटर यूज़र ये है और ये जो डाटा है वो रिलायबल है। अब इसमें देखने वाली बात है कि एक्सपर्ट की डेफिनेशन अभी कोई वो नहीं है, बट एक्सपर्ट वही होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को या इंस्ट्रूमेंट को वो जानता हो और उसकी नॉलेज रखता हो। तो अगर ये दोनों की अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तभी कोर्ट इसको एडमिसिबल करता है। ओके तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, तो उसमें क्या होता है कि एक पक्ष जो होता है वो दूसरे पक्ष के जो पर्सनल डेटाज होते हैं या फिर कोई मैसेजेस होते हैं वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। तो ऐसे में एविडेंस और जो उनकी प्रिवेसी है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसे कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे? जो भारत साक्ष्य अधिनियम में धारा 128 है, जो ये कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का अगर कोई आपसी बात है तो कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता कि वो बताए। अच्छा, कंपेल नहीं कर सकता, और अगर वो बता भी देती हैं तो वो रिलायबल नहीं है। बट उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, कोई सिविल सूट है जैसे डाइवोर्स है, और कोई हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं किसी क्रिमिनल केस में भी, तो ये एक्सेप्शन है। इस केस में वो दोनों अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो बात आती है क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स या वीडियो सब प्राइवेट्स होती हैं, तो जो हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, बट इट्स नॉट ए एब्सोल्यूट राइट। अच्छा, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि आपका फेयर ट्रायल भी एक आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इसमें कोर्ट बैलेंस बना के चलती है। अभी फैमिली कोर्ट रूल में अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें प्राइवेसी ऑफ पर्सनल को प्रोटेक्ट किया गया है। इस अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर आपने कोई डेटा या कोई वीडियो आपने प्लीडिंग में लगाई है तो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट लीव ऑफ कोर्ट आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके खिलाफ गलत या मैनिपुलेटेड साइबर एविडेंस जो है वो पेश किए गए हैं, तो उसके पास कौन कौन से लीगल ऑप्शंस जो हैं वो उपलब्ध होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश किया है जी, अगर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो लगता है कि उसने जैसे व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट अगर किसी ने आपकी सबमिट करी और आपको लगता है कि ये तो मैनिपुलेट किया गया है, तो आप उसको पहले तो उसकी FSL करा सकते हैं, फॉरेंसिक जांच करवा सकते हैं कोर्ट्स में एप्लीकेशन देके। दूसरा, उसको क्रॉस एग्जामिन करके आप उसको कर सकते हैं। तीसरा, आप उस पर फॉर्जरी का और केस लगा सकते हैं। और अगर कोई IT मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में छेड़छाड़ है तो आप उसमें पर्सोनेशंस और का केस लगा सकते हैं कि ये आपने IT एक्ट में भी आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी हम मैसेजेस की बात कर रहे थे, व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे थे, अगर हम ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं और सिर्फ एक पक्ष ने जो है इस तरह की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो कोर्ट में पेश की है, तो क्या कोर्ट जो है उसे स्वीकार करेगा एक तरफा वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, और ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में या और भी बहुत सारी केसेस में आप देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग छुपा के भी की जाती है जी। जब आपको पता नहीं हो रहा है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। पर कोर्ट इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाता है कि वो छुपा के की है या आपको नहीं बताई, पर उनका जो देखने का रुख होता है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो इसमें मेनली कोर्ट 3 बातों को देखता है। पहला, उसकी रेलिवेंसी का कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरा, अगर किसी की आवाज़ आ रही है तो उसकी वॉइस आइडेंटिफिकेशन कि जो बोल रहा है उसकी वॉइस एग्जैक्टली वही है या नहीं है। और तीसरा, उसका कि आपका जो वो रेलिवेंट विथ इशू है या नहीं, जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं उससे वो उस पे ही है या नहीं। जैसे आप देखिएगा
कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया तो आपने कैमरे में रिकॉर्ड हो गया वो, तो अब वो कैमरे में अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो वो डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि आप वो एक कैमरा भी एक विटनेस है जी, और कोर्ट उसको साक्ष्य मान लेता है अनटिल अनलेस उसको किसी ने क्लेम ना किया हो कि ये टेम्पर्ड है। तो इसमें जब आप रिकॉर्डिंग होती है, जब आप इस चीज को देखते हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि चैन ऑफ एविडेंस, कि वो जो आपके पास एविडेंस आया है उसको कहाँ से आया है। जैसे कि आप कॉल रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास अगर जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर से सीधा आप कोर्ट में आया है तो उसमें कोई टैंपरिंग नहीं है। अगर ये पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग करी है और उसके बाद कोर्ट में सबमिट किया तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया तो उनको बस सर्टिफिकेशन जो है 63(4) का वो सर्टिफिकेट लगा के एडमिसिबल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अभी हमने बात की कि हम ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो या जो भी डेटाज हैं वो हम कोर्ट के सामने पेश करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो डेटा होता है वो उसको डिलीट कर देते हैं अपने फ़ोन से या अपने डिजिटल अकाउंट से, उसे डिलीट कर देते हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन के वक्त पे या लीगल प्रोसेस के वक्त पे अगर हम बात करें तो क्या इन डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जा सकता है? ये बहुत आसान हो गया आज के दिन में। जैसे कि आप ये देखिए कि बहुत जब कोई अपराधी पकड़ने जाता है तो वो अपने मोबाइल को वो सारे डाटा डिलीट कर देता है या फिर वो फैक्ट्री मोड्स पे डाल देता है। अगर कोर्ट को ये संदिग्ध होता है कि अगर इसमें डाटा का कुछ डिलीशन है तो हमारे पास FSL लैब है, वो सभी राज्यों में है और हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भी है। तो कोर्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में भेज के वो डाटा रिट्रीव कर सकता है और उसके बेस पे किसी भी अपराधी को हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास प्रमाण आ चुका होता है और हमने उसने क्यों किया है, किस लिए किया है, तो इसको हम पूछ के उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ओके। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने वैवाहिक विवादों का सामना कर रहे हैं और साइबर एविडेंस को लेकर कंफ्यूज हैं? देखिए, व्यवहारिक में आपको ये पता है कि जितना भी आपको डाटा मिलेगा वो डिजिटल डाटा मिलेगा और कोर्ट का जो रुख है, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट बना हुआ है, जो फैमिली कोर्ट बना हुआ है सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ फैमिली मैटर्स, तो उसका जो पर्पस है वो कंसिलेशन का है कि उसको पहले समाधान, आपसी बात करके समाधान किया जाए। अगर समाधान नहीं होता तो जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो इसमें फैमिली कोर्ट्स का जो रुख है वो एविडेंस को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। उनका जो रुख है वो विक्टिम सेंट्रिक है, ट्रुथ ओरिएंटेड है और फेयर ट्रायल है। तो जो लीगल प्रोस्पेक्ट है एविडेंस एक्ट का, जो उसकी रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी को प्रूफ करती है, उसको वो इतनी हार्डन नहीं रखती कि अगर आप कोई एविडेंस आप सबमिट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आपका वैवाहिक उसमें, क्योंकि आपको पता है कि वो तो घर के अंदर ही हो रहा है और आपको वही प्रूफ करना है। जैसे क्रुएल्टी का केस है आपका, तो कोई मारपीट है तो वो आपके रिकॉर्ड में है और आप उसकी प्रूफ नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया या आपके पास व्हाट्सएप चैट है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पर आप, और हो सकता है कि उसको आपने पेन ड्राइव में डाल लिया या अपने सिस्टम में डाल लिया, आपके पास वो मोबाइल नहीं है आज के दिन में, पर वो वीडियो आपके पास है, तो कोर्ट उसको एडमिसिबल कर लेगा। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 14 और सेक्शन 20 है जो इस चीज का उनको ओवर पावर्ड है कि वो इस चीज को एडमिसिबल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज डिजिटल एविडेंसेस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर हमें जानकारी साझा करने के लिए एडवोकेट मुकुल सिन्हा जी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीडी मॉर्निंग शो में भी आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।